हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी चार्ल्स शोबराज के बारे में। अगर नटवरलाल को सबसे बड़ा ठग कहा जाता है तो चार्ल्स गुरमुख शोबराज से ब्रिलियंट दिमाग वाला कोई क्रिमिनल नहीं हुआ। हालांकि इन काबिलियत को वो सही जगह इस्तेमाल करता तो शायद वो बहुत अच्छा काम कर सकता था। कुछ लोग जो होते हैं वो हालात की वजह से क्रिमिनल बनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो क्राइम को अपना धर्म मान लेते हैं। वो क्राइम की टीम में जुड़ते हैं, उनको अपना शिष्य और खुद को गुरु मान लेते हैं। तो ये कहानी शोबराज की है, जिसे द बिकिनी किलर, द सरपेंटर, द स्प्लिटिंग किलर जैसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और ऐसा क्रिमिनल है जो क्राइम को क्राइम कभी मानता ही नहीं है। बस यही कहता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरे झांसे में आ जाते हैं और सब कुछ प्यार से हो जाता है। शुरुआत से जाते हैं तो 6 अप्रैल 1944 को ये साइगोन सिटी, जो वियतनाम में है, मतलब अपने देश की आज़ादी के 3 साल पहले, और उस समय वियतनाम फ्रांस के अंडर था। चार्ल्स की माँ एक दुकान चलाती थी और वहीं पर एक इंडियन सिंधी बिजनेसमैन था, शोबराज भवानी, जो वहीं पर टेलर और मनी लैंडिंग का काम करता था, और 2 दुकानों के मालिक भी थे। फिर वो दोनों मिले और प्यार होता है। फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी भी नहीं करते, और फिर 1944 में चार्ल्स हो जाता है। फिर कुछ समय बाद चार्ल्स के माता पिता में बनती नहीं, और कुछ समय बाद उसकी माँ को छोड़ देते हैं और भारत चले जाते हैं। फिर एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट, जो उस समय वही वियतनाम बॉर्डर पर पोस्टेड थे, फिर वो शोभराज की माँ से मिलते हैं। दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद शोभराज अपनी माँ के साथ पेरिस पहुँच जाता है। उस तरीके से उसे फ्रेंच नागरिकता भी मिल जाती है। और जब वो छोटा था, उसे क्रिश्चियन की रीति रिवाज में चर्च में सबको सामने पानी में डुबोया जाता है, और चर्च के रिकॉर्ड्स में उसका नाम चार्ल्स गुरमुख शोभराज लिखवाया जाता है। उसने अपना नाम चार्ल्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो इंग्लिश एक्टर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन यानी चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फ़ैन था। फिर वहाँ उसका सौतेला भाई एंड्रे भी होता है। बचपन से ही चार्ल्स को ये लगता था कि पहले उसका असली फादर ने धोखा दिया, फिर स्टेप फादर भी उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखते, और जब उनका खुद का बेटा हुआ तो चार्ल्स को और बुरा लगता है। फिर इन्हीं वजहों से वो हमेशा अपने घर से कटा कटा महसूस करता था, और यही सब बातें उसको जुर्म के रास्ते पर खींच लाई। वो पहली बार 1963 में जेल गया था, जब उस पर चोरी के इरादे से बिल्डिंग या दुकान में घुसने का इल्जाम लगाया गया। पहली बार जेल जाने के बाद उसकी क्रिमिनल लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वो बचपन में ही ऐसे छोटे मोटे क्राइम करता रहता था। चार्ल्स जब छोटा था तभी वो चैंटल डेस्नोयर से मिलता है और उनको प्यार हो जाता है, और उनका एक बच्चा भी होता है 1964 में, फ्रैंक। फिर चार्ल्स दूसरी लड़की चैंटल कोम्पेगनॉन, एक पारसी लड़की से मिलता है। वो फिर उस पहली लड़की से रिश्ता तोड़ देता है और दूसरी लड़की को प्रपोज करता है। फिर उसी दिन उसको कार की चोरी के इल्ज़ाम में 8 महीने की जेल हो जाती है। जब जेल से छूटता है तो उस दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, और उसी दिन पहली लड़की से उसको एक बेटी होती है, म्यूरल लेनोक। जेल में वो एक एनजीओ वाले से दोस्ती कर लेता है जो क्रिमिनल को सुधारते थे। एक दिन वो एनजीओ वाले से गाड़ी लेकर अपनी वाइफ के साथ फ्रांस का बॉर्डर पार कर देता है। ईस्टर्न यूरोप में फेक डॉक्यूमेंट से जाते हैं और वहाँ ट्रैवलर को लूटते थे। फिर ऐसे क्राइम करते करते 1970 में वो पहली बार इंडिया आता है, बॉम्बे में। वहाँ उनकी बेटी होती है उषा शोभराज। वो बॉम्बे में भी कार चुराने के काम में लग जाता है। फिर धीरे धीरे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमाओं से लगते महंगी महंगी गाड़ियाँ चुराता है, बॉर्डर क्रॉस करवाता और बेच देता है। फिर हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग भी शुरू कर लेता है। उसके काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। वो जहाँ जाता, जिन जिन लोगों से ज़रूरत होती, उन सब से प्यार से बात करता और पैसों में डील करता। इसकी कुदरती एक खासियत थी कि वो बहुत ही स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और साथ में कई भाषाएं जानता था, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, नेपाली, सिंधी, वियतनामीज, ग्रीक, क्योंकि उसे जुबान सीखने का बहुत शौक। धीरे धीरे ऐसे काम लगातार करने पर वो बॉम्बे पुलिस की नज़रों में आने लगा था। एक बार अरेस्ट होने के बाद वो और उसकी फैमिली काबुल चली जाती है। 1971 में गन स्मगलिंग के सिलसिले में रावलपिंडी, पाकिस्तान भी जाता है। वहाँ भी ड्राइवर को मार के कार चुरा लेता है। उस समय तक उसकी बैंकॉक में एक एंटीक पीस और आर्ट की दुकान भी होती है। वहाँ वो लोगों को ड्रग्स देकर उनसे सामान चुरा लेता था। 1973 में वो दिल्ली आता है। अशोका होटल एक 5 स्टार होटल थी, जिसके ऊपर एक ज्वेलरी की दुकान होती है। फिर ये उसी होटल में रुकता है
और रात को ऊपर की दुकान पर डाका डाल देता है। फिर उसकी वाइफ के साथ बॉम्बे जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ को इसके बैग को देखकर कुछ डाउट होता है और चार्ल्स को लगा कि ये पकड़ा जाएगा, तो वो एयरपोर्ट से खिसक लेता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर उसे तिहाड़ जेल भेजा जाता है और अगली ही रात को अपेंडिसाइटिस का बहाना बनाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ उसकी वाइफ की मदद से पुलिस को चकमा दे के भाग जाता है। फिर वो काबुल भाग जाता है। वहाँ भी ये चोरी लूट जैसे क्राइम चालू रखता है। इसके शिकार सारे विदेशी पर्यटक ही होते हैं। उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है इसके भाषा और पर्सनैलिटी की वजह से। तो विदेशी पर्यटक को ये ड्रग्स देता, लूटता और उनका पासपोर्ट लेके भाग जाता। इसके क्राइम की वजह से काबुल पुलिस इसे पकड़ लेती है। वहाँ भी ये अपेंडिसाइटिस का बहाना बनाकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। उतने में इसकी पत्नी इसके क्राइम से परेशान हो जाती है और ये तय करती है कि अब कभी नहीं मिलेगी चार्ल्स से। फिर वो उसकी फैमिली को छोड़ के काबुल से भी भाग जाता है। चार्ल्स 2 साल तक ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट में चुराए हुए पासपोर्ट से भागता फिरता है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो पकड़ा भी नहीं जाता था। वहाँ उसके सौतेले भाई एंड्रे के साथ मिलकर ग्रीस और टर्की में बहुत सारी चोरियाँ करते हैं। एंड्रे एथेंस में दूसरे के पासपोर्ट यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है और 18 साल की जेल हो जाती है। 1975 कश्मीर में वो एक फ्रेंच कैनेडियन मैरी से मिलता है जो इंडिया घूमने आई थी, तो वहाँ उस लड़की का टूर गाइड बन जाता है। कुछ समय बाद वो थाईलैंड चला जाता है और उसकी गैंग बनाने का प्लान बनाता है। वो मैरी को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है और क्योंकि मैरी उसके प्यार में पागल थी तो वो मान जाती है। वहाँ उसने एक नया तरीका अपनाया। पहले शिकार ढूंढता, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता और फिर वो ही उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता। फिर उनसे अच्छी जान पहचान बनाता और उसके अपार्टमेंट केनेट हाउस में बुलाता जो बैंकॉक में ही था, और फिर उन्हें ड्रग्स देकर लूट लिया करता था। इसी तरह उसने 2 फ्रेंच पुलिसमैन येनिक और जैक्स से उनका पासपोर्ट चुराया और वापस उन्हें ढूंढ कर दे दिया। असल में चार्ल्स सुर्खियों में तब आता है जब वो थाईलैंड के पटाया बीच पर विदेशी पर्यटक को एक एक करके निशाना बनाता है। उनको ड्रग्स देने के बाद गला घोट कर या जलाकर मार देता है। क्योंकि बीच पर अचानक कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, लेकिन पहली डेड बॉडी मिलती है उसके बिकिनी पर फूल बना होता है। पहले पुलिस को लगता है कि वो डूब के मरी है, पर फिर पोस्टमार्टम में पता लगता है कि उसे गला घोट कर मारा गया है। पुलिस इस केस को सुलझा भी नहीं पाती है और उतने में दूसरी बॉडी दूसरे बीच पर मिलती है और उसके भी बिकिनी पर फूल बना होता है। ये दोनों केसेस मीडिया में आते हैं तो इसे बिकिनी किलर का नाम दिया जाता है। हालांकि इसके और कई भी नाम हैं जैसे कैसानोवा, माफिया, चोर, ठग, लुटेरा, हिप्पी, हत्यारा सांप। कहते हैं 1975 तक उसने 12 से 24 कत्ल किए और 1-2 बार ये पकड़ा गया तो कोई पक्के सबूत ना होने के कारण ये बच जाता है। लेट 1975 में ये नेपाल पहुंचता है जहां लॉरेंट और कोनी जो अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन थे उनका मर्डर कर देता है और वो मर्डर करते हुए एक 10 साल का बच्चा देख लेता है। वापस जब वो थाईलैंड जाता है तो पता चलता है जो उसके 2 फ्रेंच पुलिसमैन दोस्त बने थे चार्ल्स के शिकारों के बारे में पता लग जाता है और ये बात वो थाईलैंड पुलिस को भी बता देते हैं। अर्ली 1976 में इंडिया आता है और बॉम्बे, गोवा, दिल्ली जाता है। इस दौरान वो कई विदेशी पर्यटक को टारगेट करता है। एक बात ये भी कही जाती है कि इसके क्राइम्स बिल्कुल परफेक्ट होते थे। इसकी बस एक कमजोरी थी कि ड्रग्स कितना देना है ये इसे मालूम नहीं चलता था। इसी वजह से कई केसेस में ड्रग ओवरडोज की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। वो किताबें बहुत पढ़ता था, इसी वजह से उसे लॉ एंड साइकोलॉजी में भी बहुत विस्तार से ज्ञान था। जुलाई 1976 दिल्ली में फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया था। क्योंकि ये भी फ्रेंच सिटीजन था और फ्रेंच बहुत अच्छे से आती थी तो उनसे ये अच्छे से घुल मिल गया। फिर 3 स्टूडेंट्स को ये ड्रग का ओवरडोज दे देता है जो एक तरह से पॉइजन ही था, पर उनकी जान बच जाती है। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। चार्ल्स इस समय दिल्ली ही था तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेती है। उस पर गोवा में एक कत्ल का आरोप भी था, तो ये 1973 के बाद 1976 में फिर से पकड़ा जाता है। इसे तिहाड़ जेल में भेजा जाता है। उसी समय बैंकॉक में इतने कत्ल के आरोप थे, उसके वहाँ से भागने के बाद पुलिस को कई पक्के सबूत हाथ लगते हैं, तो बैंकॉक पुलिस को भी इसकी तलाश थी। जब दिल्ली पुलिस इसे अरेस्ट करती है तो बैंकॉक पुलिस को पता चल जाता है कि चार्ल्स दिल्ली में है। बैंकॉक पुलिस इंडियन गवर्नमेंट से सिफारिश करती है
कि ये हमारे यहाँ इतने कत्ल के मामले में वांटेड है, आप इसको हमें सौंप दें। लेकिन हमारा कानून ये था कि हमारी ज़मीन पे क्राइम करते पकड़ा गया तो पहले हम सज़ा देंगे, इसके बाद मुकदमा चलता है, इसके कई क्राइम सामने आते हैं, इसे लंबी सज़ा मिलनी थी पर सिर्फ 12 साल की सज़ा मिलती है। तो 1976 में 12 साल की सज़ा होती है, मतलब 1988 में इसे बाहर आना था। पहली बार इसे इतनी लंबी सज़ा मिली। हालांकि ये कई बार अलग अलग देश की जेलों से भाग चुका था। जब शोभराज तिहाड़ जेल दिल्ली में रह रहा होता है तो दो कहानियाँ एक साथ चल रही थी। एक तो वो बहुत बदल गया था, किसी को भी अपनी बातों में लुभाना तो उसकी पुरानी आदत थी। बहुत हैंडसम, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई, कई ज़ुबान जानता था। तो किसी को ये एहसास ही नहीं था कि चार्ल्स जेल में 12 साल बिताने को मान जाएगा। शुरू में पुलिस को भी लगा कि ये जेल से भाग जाएगा, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से जेल में अपना वक्त गुजारा और इस दौरान वो कैदी, जेल स्टाफ सबसे घुल मिल गया और कहता है क्राइम की दुनिया बेकार है। ये सब कहकर वो सबका भरोसा हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका काम ही यही था कि पहले भरोसा हासिल करता और फिर उन्हीं को धोखा देता। क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे तो उसने जेल में आराम की ज़िंदगी गुजारी। जैसे उसका खुद का कमरा था, टीवी थी, अच्छे खाने की व्यवस्था थी। अब असल में उसकी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरह उसको भारत में 20 साल गुजारने थे। 1976 से 12 साल की सज़ा यानी 1988 में उसे जेल से रिहा कर देना था और फिर बैंकॉक पुलिस को सौंपना था। बैंकॉक पुलिस तो सौंपने का मतलब था कि थाईलैंड में इसने इतने मर्डर किए उस हिसाब से सीधे मौत की सज़ा सुनाई देनी थी। लेकिन थाईलैंड का कानून था कि जो क्राइम किया गया है उस क्राइम का वारंट जारी होता है तो वो वारंट 20 साल तक ही वैलिड होता है। 20 साल तक उस पर मुकदमा नहीं हुआ या गिरफ्तार नहीं हुआ या सज़ा का ऐलान नहीं हुआ तो फिर वो केस रद्द माना जाता है। 20 साल के अंदर अंदर वो बैंकॉक पुलिस के हाथ आ जाता तो सीधे मौत, और 20 साल के बाद वो आज़ाद था। फिर थाईलैंड का कानून उसे कुछ कर नहीं सकता था। चार्ल्स के दिमाग में ये सब चल रहा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए 12 साल की सज़ा में उसने 10 साल आराम से बिताए। फिर उसने जेल से निकलने का सोचा और उसके दिमाग में उसने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। तो धीरे धीरे इसने बेहोशी की नशीली और नींद की गोलियां तिहाड़ जेल में मंगवा दी थी। मार्च 1986 में सारा सामान मंगा देता है और एक हफ्ते पहले ये ऐलान करता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और इस बार सब कैदी भाई और जेल स्टाफ के साथ बर्थडे मनाएंगे। क्योंकि 10 साल हो गए उसको जेल में, उसका व्यवहार देखकर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो दिन आता है, सब उसे विश करते हैं और बधाई देते हैं। केक और मिठाई मंगवाई जाती है, ये सब जेल के ऑफिशियल लोग ही लाते हैं। तब इतना कुछ मीडिया, कैमरा, सीसीटीवी जैसा कुछ नहीं था, तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद वो केक और मिठाई सब में बेहोशी की दवाई मिला देता है। फिर रात को केक काटने का प्रोग्राम होता है। इतने साल जेल में रहने के बाद 4 कैदियों से दोस्ती उसकी अच्छे से होती है। तब तक वो उनसे कुछ शेयर नहीं करता, पर उस दिन वो पहली बार सिर्फ उन 4 को बताता है कि तुम इन सब में से कुछ मत खाना। मतलब वो 4 और चार्ल्स उस दिन कुछ भी नहीं खाते। फिर चार्ल्स उस रात एक एक कैदी, एक एक जेल के स्टाफ को बैरक से लेकर मेन गेट तक अपने हाथों से केक मिठाई खिलाता है। सबको खिलाने के बाद नशीली गोलियां अपना असर दिखाने लगती है और सब बेहोश होने लगते हैं। चार्ल्स और वो 4 कैदी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में टहलते हुए आराम से बाहर आते हैं और मेन गेट के बाहर अपने फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। जेल में चारों ओर सन्नाटा और हर तरफ बेहोश पड़े हुए लोग होते हैं। उसके बाद चार्ल्स अलग और वो 4 अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ समय बाद जेल में लोगों को होश आता है, हंगामा मचता है, जेल ऑफिशियल्स पर गाज गिरती है। अब चार्ल्स कैद से भागा था तो उसे छुप जाना चाहिए था, लेकिन वो आराम से दिल्ली से गोवा पहुंचता है, बीच पे घूमता है, कज़िनो घूमता है। अच्छा, वो भेष और नाम बदलने में भी माहिर था, लेकिन गोवा में ना ही भेष बदलता है ना ही नाम। और फिर कुछ महीनों बाद गोवा में एक रेस्टोरेंट में बॉम्बे पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, हेलो चार्ल्स, कैसे हो। इन्हीं इंस्पेक्टर ने उसे 70s में भी पकड़ा था, क्योंकि ये इतने समय से खुलेआम घूम रहा था तो किसी ने बॉम्बे पुलिस को खबर कर दी थी। फिर पुलिस गिरफ्तार करने आती है, वो विरोध भी नहीं करता और चुपचाप उनकी गिरफ्त में आ जाता है। फिर इसे वापस दिल्ली तिहाड़ जेल लाया जाता है, लेकिन इस जेल ब्रेक की वजह से 9 साल की सज़ा और सुनाई जाती है। इसे 1988 में रिहा होना था, पर अब उसे 1997 में रिहा किया जाएगा
और उस समय तक वो थाईलैंड वाला वारंट भी इनवैलिड हो जाएगा। क्रिमिनल्स जेल से भागने के लिए जेल एस्केप करते हैं, पर ये पहला क्रिमिनल होगा जिसने जेल में और रहने के लिए जेल एस्केप किया। 17 फेब 1997, 52 की उम्र में जेल से रिहा होने पर फ्रेंच सिटीजन होने पर इसे फ्रांस डिपोर्ट किया जाता है। तब इसकी खबरें पूरे फ्रांस में फैल जाती है, तो लोग हीरो की तरह स्वागत करते हैं इसका। लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने या इंटरव्यू लेने पर बहुत पैसे चार्ज किया करता था। इंटरव्यू के लिए तो 5-5 हज़ार डॉलर फ़ी लेता था। वहीं पर एक हॉलीवुड डायरेक्टर को मूवी के राइट्स उस समय 15 मिलियन डॉलर में बेचे थे। आज के समय से इन्फ्लेशन जोड़ा जाए तो करीब 165 करोड़ रुपीस बनते हैं। ऐसा ही 6 साल पेरिस में सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जीता है। पर अचानक क्या दिमाग में आता है, वो काठमांडू नेपाल में मिनरल वाटर बिजनेस सेटअप करने पहुंच जाता है। कुछ दिन होटल में रहता है। जुआ खेलने का बहुत शौकीन था, तो कजिनो में जुआ खेलता है, वही वक्त गुजारता है। हिमालयन टाइम्स के एक जर्नलिस्ट उसे पहचान जाता है, तो वो 2 हफ्ते तक उसका पीछा करता है और हिमालयन टाइम्स में फ़ोटो भेजता रहता है, जिससे वहाँ के लोग और नेपाल पुलिस को भी पता चल जाता है कि चार्ल्स काठमांडू में है। 19 सितंबर 2003 याक एंड यति होटल के कजिनो पर नेपाल पुलिस रेड बांधती है और चार्ल्स को पकड़ लेती है। बात असल में 1975 की है, जब उसने 2 लोगों का मर्डर कर दिया था, जिसमें एक 26 साल की कैनेडियन और एक 29 साल का अमेरिकन था। उस केस को लेकर पुलिस के पास कुछ सबूत हाथ लगे थे। पकड़े जाने पर चार्ल्स अपनी सफाई में मीडिया वालों को बोलता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तो यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, और वो भी खुद के पासपोर्ट से। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि मैं पहले नेपाल आया हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा वो बोलता है। चार्ल्स की गिरफ्तारी के जिम्मेदार डीएसपी गणेश केसी बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो काठमांडू एयरपोर्ट के पास खेल रहे थे। सुबह का वक्त था और बहुत धुंध थी। फिर देखते हैं कि चार्ल्स 2 लोगों को ड्रग्स देता है, जान से मार कर आधा जलाकर भाग जाता है। पुलिस वहाँ आती है तो सर के अलावा पूरी बॉडी जली हुई पाती है। जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी तभी वाइफ और बच्चों को बोला था कि किसी दिन मैं चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार करूंगा। 20 अगस्त 2004 को लोअर कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट भी उम्र कैद का फैसला कायम रखती है। मीडिया में यही कह रहा था कि मैं नेपाल कभी आया ही नहीं, क्योंकि जब भी ये किसी का मर्डर करता तो लूटने के साथ ये उनके पासपोर्ट चुराकर अपना फ़ोटो चिपकाकर दूसरे देश चला जाता था। नेपाल में इनकी वकील शकुंतला थापा केस से रिलेटेड अपनी बेटी नीता बिस्वास एज अ ट्रांसलेटर जेल में आते रहते हैं। फिर अचानक 9 अक्टूबर 2008 बड़ा दशमी के दिन ये खबर बाहर आती है कि 20 साल की निहिता और 63 के चार्ल्स शादी कर लेते हैं, और साथ ही मांग में सिंदूर भरते हुए फ़ोटो भी आती है। कहते हैं कि ये शादी भी जेल से बाहर निकलने की साजिश थी। निहिता खुद मीडिया में मानती भी है कि इन्हें शादी हो चुकी है। फिर 2010 में सुप्रीम कोर्ट के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर आने पर दोनों माँ बेटी सुप्रीम कोर्ट को मीडिया में हर जगह करप्ट बोलते हैं, तो इनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है। समय बीतता है और 2018 आता है। चार्ल्स की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। कुछ ओपन हार्ट सर्जरीज होने पर भी ठीक होता है। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि अब उसकी एज 78 हो गई है। 2018 में हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है और दांत में भी दर्द रहता है, और कहता है अगले साल 20 साल की सज़ा पूरी हो जाएगी। उसकी उम्र और सेहत को देखकर रिहा किया जाए। कोर्ट ने हेल्थ और एज देखकर 21 दिसंबर 2022 को फैसला दिया कि चार्ल्स को रिहा किया जाए। अब इससे ज़्यादा इसे जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 दिसंबर 2022 को उसे जेल से रिलीज़ कर फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाता है। दुनिया में बहुत कम क्रिमिनल्स होते हैं जिनको इतनी फेम मिलती है, जिनमें से एक चार्ल्स शोभराज है, जिस पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखी गई है। 2015 की बॉलीवुड मूवी मैं और चार्ल्स, जिसमें रणदीप हुड्डा चार्ल्स को एक्ट करते। अगर इतना ब्रिलियंट दिमाग को ये सही जगह इस्तेमाल करता तो कम से कम ये जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर तो नहीं कहलाता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त करने का समय आ गया है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।